इस समय विधायकों की नाराजगी की चर्चा चल रही है कि आपके सुधीर शर्मा हैं, हमीरपुर सुजानपुर से राजेंद्र राणा हैं, संजय रतन हैं, बार बार मंडी से जो विधायक है चंद्रशेखर, उनको अभी तक पार्टी में कोई स्थान नहीं दिया है। स्थान का परिवर्तन होना, समय समय के ऊपर कुछ न कुछ बदलाव होना, ये स्वाभाविक चीजें हैं। और जाए तो कुछ दिन पहले विधायकों और बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। अब लोकसभा को लेकर स्ट्रेटजी क्या है? लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने के लिए कोई ड्रामेबाजी की तैयारियां की जाती हैं? हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी चर्चा हो रही है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये हमारा आंतरिक मामला है। 2 पारियों में लगातार बीजेपी ने 4-0 किया है। हम आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए भी जनता की सेवा को करने में सफल साबित होंगे। अब हमीरपुर पार्लियामेंट्री में कहूंगी समय हॉट सीट है राजनीति की। अनुराग सिंह ठाकुर वहां से आते हैं। उन्होंने हमीरपुर लोकसभा में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे कि हमीरपुर लोकसभा की या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई? इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से आप एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं? आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत आगे हैं। क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिए गए हैं जो स्थान वो चाह रहे थे? सरकारें जो हैं वो डिलीवरी देने के लिए बनती हैं। संख्या से क्या डिलीवरी तय हो जाती है कि अगर भविष्य में कभी सीपीएस हटते हैं तो सरकार के पास प्लान बी क्या हो सकता है? हमारा प्लान बी और प्लान सी और प्लान ए में एक ही मुख्य मुद्दा आता है। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि बचपन से हम भी रामायण देखते आए हैं और राम हमारे लिए भी आराध्य हैं। राम कोई कल तो नहीं आए इस दुनिया में। कि इस बार लोकसभा चुनाव सुनील शर्मा बिट्टू लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं तो बात भी हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स की होगी। आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हैं। तो आप मुख्यमंत्री से बातचीत भी करते हैं, मुख्यमंत्री आपसे हो सकता है कभी सलाह भी लेते हो, लेकिन सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों का भी है। पॉलिटिकल एडवाइजर जब साथ हो तो राजनीति पर चर्चा तो जरूरी है। इस समय विधायकों की नाराजगी की चर्चा चल रही है कि आपके सुधीर शर्मा हैं, हमीरपुर सुजानपुर से राजेंद्र राणा हैं, संजय रतन हैं, बार बार मंडी से जो विधायक है चंद्रशेखर, उनको अभी तक पार्टी में कोई स्थान नहीं दिया है। ऐसे में आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये राजनीतिक परिस्थिति इस समय है इसका इम्पैक्ट हो सकता है कुछ? आपने मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा की है? देखिए, जहाँ तक आपने ये बात रखी कि नाराजगी की बात रखी, विधायकों की बात रखी, संगठन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जहाँ तक सुधीर शर्मा जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं, जो आपने बात रखी है, अगर राजनीति में एक अरसे को पीछे मुड़ के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने संगठन के लोगों को, अपने विधायकों को आदर दिया है, मान सम्मान दिया है और आदर मान सम्मान के साथ उनको एक स्थान दिया है। स्थान का परिवर्तन होना, समय समय के ऊपर कुछ न कुछ बदलाव होना, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। और जहाँ तक किसी और विषय की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी के सभी विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी संगठन के साथ हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनके जो भी संगठन के आदेश आते हैं उनको पूरा करते हैं और सभी मिलजुल के करते हैं। तो हमारी पार्टी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एकजुटता से आगे बढ़ रही है और जनहित के कार्यों में जो हमें सफलता मिल रही है उसकी सही मायने में जो हमारी परीक्षा है उसमें हम हर दिन सफल हो रहे हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरीके से आपदा के समय काम किया, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम आदर से लिया जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे, उन्होंने बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग ली है। उससे निष्कर्ष ये निकला कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में लोकसभा की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी की ये संगठनात्मक नीति है। लेकिन बात अगर कांग्रेस को लेकर की जाए तो कुछ दिन पहले विधायकों और बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। अब लोकसभा को लेकर स्ट्रेटजी क्या है? क्या ये फाइनल हुआ है? क्योंकि भाजपा के नेता कई बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोकसभा के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। आपने भाजपा की चुनाव लड़ने की तैयारियों की बात की। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने के लिए कोई ड्रामेबाजी की तैयारियां की जाती हैं? चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, निरंतर लोगों की सेवा के प्रयास किए जाते हैं
और उन प्रयासों की सफलता और असफलता के ऊपर आधारित होकर के लोग जो है बहुमत देते हैं। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, तैयारियों की बात जो आप कर रहे हैं, हम तो हमेशा से तैयारियों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जनहित की बात करते हैं, जन सेवा की बात करते हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके से ड्रामाबाजी करती है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, ये तैयारियों का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी फ्लैग्स लगा देना, कोई यात्रा निकाल देना, कोई कुछ कर देना, इनसे कुछ नहीं होता है। केवल मात्र चुनावों के 4 महीने पहले आप तैयारी कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तो मुझे तो इतना मालूम है कि आज जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से युवा पीढ़ी आज की तारीख में राजनीति के बारे में सोचती है, अपना मत देने का अधिकार रखती है, हमारी युवा पीढ़ी इन ढकोसलों में नहीं विश्वास रखती है। हिमाचल प्रदेश के लोग जन सेवा में विश्वास करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आपने तैयारी की बात की, इस तैयारी में हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक सवाल है कि जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, तो हमें तो बहुत आदर के साथ मैं नड्डा जी का नाम लेकर के बोलना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमें बहुत उम्मीद थी कि वो हिमाचल के लोगों का मदद करेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार था। हमारे डिजास्टर के बीच में जो राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती है, उसमें लोगों के टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होता है, उसका हेड जो होता है वो वहाँ पे होता है, वहाँ से हमें कुछ पैसा दिलाते। तो लोगों के मन में एक गुस्सा है, उबाल है, चाहे वो कोई भी तैयारियां कर लें। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का कभी ज़िंदगी में जवाब दे पाएगी कि डिजास्टर में उन्होंने हमें एक पैसा नहीं दिया? और दूसरी तरफ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब उन्होंने कमान संभाली हिमाचल प्रदेश की, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने अपनी मेहनत से पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद 4,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश के लोगों के सेवा में अर्पित की, और जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। तो जनता जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हों, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी, और उनके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात। हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी चर्चा हो रही है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जिसमें 2 मंत्री हैं जिनको अभी तक पोर्टफोलियो ही नहीं मिला। विपक्ष के नेता भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 1 साल मंत्री पद देने में सुक्खू जी ने बर्बाद कर दिया, और दूसरी बात ये कि अब ना तो महकमे मंत्रियों को दिए गए हैं। तो ऐसे में मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आ रहा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली इसका कोई सेटबैक होगा क्या? सबसे पहले तो विपक्ष का ये सिलेबस ही नहीं है, ये विषय नहीं है। ये हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, हमारे ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहाँ से आदेश आते हैं जिनको पूरा किया जाता है। तो ये हमारा आंतरिक मामला है। हमने 1 साल के बाद किया, या भी उनको मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको कार्यभार देने हैं, सोच समझ के सही समय के ऊपर आने के ऊपर उनको जिम्मेवारियां दी जाएंगी। और जिम्मेवारियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी समाज के प्रति जवाबदेही क्या है, हमारी डिलीवरी क्या है। सर्विस ऑफ डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन डिस्कसिंग अबाउट द पोर्टफोलियो। लेकिन जब उनको एक जिम्मेवारी दी है, वो हमारे आदरणीय साथी हैं और कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता हैं, तो आने वाले समय में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी जाएंगी। लेकिन विपक्ष का हमारे से प्रश्न पूछना बनता ही नहीं है, उनका सिलेबस ही नहीं है। तो कृपया करके वो अपने सिलेबस में रहें और हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब दें। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोकसभा चुनावों के परिदृश्यों को देखें, 2 पारियों में लगातार बीजेपी ने 4-0 किया है। इस बार का परिदृश्य किस तरह का है? कांग्रेस आश्वस्त है, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक गारंटीज भी पूरी नहीं हुई थी, जो बात कही जा रही है। ऊपर से बार बार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का भी जिक्र किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी आर्थिक संकट भी है। तीसरा ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए सरकार ने जो स्टेप्स उठाए थे, अभी तक वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इसका सेटबैक आने वाले लोकसभा चुनावों में होगा क्या? ये आपने सही कहा। आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है। अगर आप योजनाओं की बात करें तो पर्यावरण के प्रति योजना ले लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर लीजिए, टूरिज्म की बातचीत कर लीजिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी बातचीत करिए। हम हर क्षेत्र में उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं, और जो आज तक हिमाचल प्रदेश में कार्य नहीं हुए, उन कार्यों की योजनाओं को हमने बनाया है, जिसके लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बतौर मुख्यमंत्री
जनता के दिल में एक बहुत ही गहरी छाप बना चुके हैं और आने वाले समय में हम आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए भी जनता की सेवा को करने में सफल साबित होंगे, जिसका कि मैंने पहले भी कहा, आर्थिक स्थिति से जूझने के बावजूद भी 4,500 करोड़ रुपए की मदद हमने आपदा के समय में लोगों की सेवा में अर्पित की। और तो और मैं तो कहना ये भी चाहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री का नाम आज पूरे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री जो अपनी निजी आय से 51 लाख रुपीस प्लस सैलरी 54 लाख रुपीस जो मुख्यमंत्री दान देते हैं इस समाज की सेवा करने के लिए, ऐसा उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहा। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा भाजपा के नेताओं को, वो उस समय को याद करें जब जयराम जी की सरकार थी। उस समय उन्होंने कोरोना के समय में 11 लाख रुपए की राशि को दान दिया था। जनता की सेवा में वो शुरू से समर्पित रहे और अब उनको मौका मिला है, वो और भी समर्पण से काम कर रहे हैं। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जनता, उम्मीद के साथ साथ हम यकीन रखते हैं कि हमारे कार्यों को देखते हुए हमारे समर्थन में आगे आएगी। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कैंडिडेट बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को घोषित कर देने चाहिए। सीनियर मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जिताऊ हो। अब हमीरपुर पार्लियामेंट्री में कहूंगी समय हॉट सीट है राजनीति की। अनुराग सिंह ठाकुर वहां से आते हैं और सांसद सिकंदर कुमार वहां से हैं, जेपी नड्डा उसी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आते हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसी पार्लियामेंट्री से हैं, डिप्टी सीएम उसी पार्लियामेंट्री से है। आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री की स्पेसिफिक बात करें, चेहरा कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपने तो शायद हमीरपुर पार्लियामेंट्री को ठीक से पढ़ा भी होगा, आपने क्या एनालाइज किया? देखिए, विचार विमर्श करना ये आंतरिक लोकतंत्र है किसी भी पार्टी का जी। और कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर बहुत विश्वास रखती है और शुरू से ही जब से संगठन का हासिल हुआ है, हम लोकतंत्र में विचार विमर्श के साथ काम करते हैं। लेकिन इसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नेता हैं वो मिल बैठ करके करते हैं और उनका जो भी आदेश होगा, जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और उस निर्णय के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ेगी और अच्छा उम्मीदवार होगा आने वाले समय में। चुनाव लड़ने की बात आपने हाईकमान पर तो टाल दी, लेकिन सवाल आपसे ये है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री में आप चुनौतियां कहां देखते हैं? क्या हमीरपुर पार्लियामेंट्री में कांग्रेस स्ट्रांग है? अनुराग सिंह ठाकुर को कितना सशक्त उधर मानते हैं? क्या अनुराग सिंह ठाकुर भी पूरा पार्लियामेंट्री घूम पाए हैं, नहीं घूम पाए हैं? एक पॉलिटिकल एडवाइजर होने के नाते आपकी राय क्या कहती है? देखिए, आपने चुनौतियों की बात की तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनौती जो है वो किस रूप में है वो अभी आपको मालूम चल जाएगा आने वाले समय में और अभी भी मालूम है। अनुराग ठाकुर जी जनता के द्वारा चुने हुए लोकसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं, पर आपने हमीरपुर लोकसभा की बात की तो मुझे उनके द्वारा क्या हमीरपुर लोकसभा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया, कोई मेडिकल कॉलेज दिया गया, कोई बहुत बड़ी योजना दी गई, पर्यावरण के ऊपर काम किया गया, उन्होंने क्या टूरिज्म के ऊपर काम किया गया? उन्होंने हमीरपुर लोकसभा में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे कि हमीरपुर लोकसभा की या हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई हो? मुझे ऐसा कोई काम याद नहीं आता है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है वो हमीरपुर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है। जहाँ तक जो अभी अभी हमारे NIT बना है कुछ समय अरसा पहले, वो सबसे पहले REC बना था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था, वो भी कांग्रेस की देन रही। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कॉलेज ले लीजिए, डिग्री कॉलेज ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, किसी भी योजना का नाम लीजिए, वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने जनता की सेवा में समर्पित की। तो मुझे तो चुनौती जो आपने कहा वो हमारे लिए चुनौती कम है, अनुराग ठाकुर जी के लिए चुनौती ज़्यादा है कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिस काम के लिए उनको याद किया जाए। ठीक है, उनका एक अपना तरीका है काम करने का, अपना स्टाइल है, तो वो स्टाइल से चलते हैं। लेकिन हमारा एक ही तरीका है, हम जनता की सेवा में विश्वास करते हैं। हम हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को लोगों को याद कराते हैं कि ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है। हर शिक्षण संस्थान, हर कोई भी कार्य किया गया, आप किसी भी काम की बात कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है
जिससे कि हमीरपुर लोकसभा में उनको याद किया जाए। एंटी इनकम्बेंसी हर पार्टी की एक वीकनेस मैं कहूंगी होती है। इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से आप एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं जो लोकसभा चुनावों में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बार बार नेताओं के स्टेटमेंट्स आते हैं, बार बार सियासी गलियारों में उन पर चर्चा होती है। आप इस स्थिति को किस तरह एनालाइज करते हैं? देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है, जहाँ तक जनसेवा की बात है, आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत आगे हैं। और ये मैं कोरा एक शब्द नहीं कह रहा हूँ, वो धरातल के ऊपर योजनाएं हैं। और पिछले 5 साल को भी आप याद कर लीजिए, जो कि पूर्व में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रहे। तो उनकी योजनाओं को देखा जाए और हमारा 1 साल का समय देखा जाए तो हम उनसे बहुत आगे हैं। बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी थी। क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिए गए हैं जो स्थान वो चाह रहे थे? क्योंकि अभी तक बहुत सारे बोर्ड हैं, निगम हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उच्च स्थान नहीं मिले हैं। और इसके अलावा बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अंदर खाते कुछ लोग नाराज भी हैं। नहीं, अभी आपने मुझे पिछले सवाल का जवाब पूरा नहीं करने दिया। तो मैं ये कह रहा था कि जयराम की सरकार के 5 साल और हमारा 1 साल, और हमें बड़ी खुशी हुई, अभी पीछे एक चैनल ने हिंदुस्तान के 4 मजबूत मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम नामांकित किया गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि छोटा सा प्रदेश और हिंदुस्तान के 4 सशक्त मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आना, छोटा सा प्रदेश और 1 साल की सेवा। तो ये एक प्रमुख कारण है ये बताने का कि हम सेवा में, जनहित के मामलों में भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब जनता का विश्वास हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। दूसरा सवाल रह गया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उनको स्थान देने की बात है। क्या लोकसभा चुनावों में भी ये कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका? क्योंकि बार बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी कहते हैं, दबे सुर में ही कहें, लेकिन कहते हैं कि अभी तक हमें भी उचित स्थान नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जब कार्यकर्ता ही पार्टी के साथ नहीं होंगे तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के लिए नुकसान वाली स्थिति भी हो सकती है? मैं फिर आपसे वही बात करना चाहता हूँ, सरकारें जो हैं वो डिलीवरी देने के लिए बनती हैं। संख्या से क्या डिलीवरी तय हो जाती है? तो इसका जवाब और सुन लीजिए। जयराम जी की सरकार ने कितने शिक्षण संस्थान खोले, जहाँ पे 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, उन स्कूलों को खोल दिया। अब ऐसे ऐसे दफ्तर उन्होंने खोले, ऑफिस उन्होंने खोले, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर आर्थिक स्थिति में बोझ थे। अगर जनता संख्या से ही अपने मत को चुनने के निर्णय लेती तो जयराम जी सरकार में होते फिर से। तो संख्या नहीं मैटर करती है, हमारी डिलीवरी मैटर करती है कि हमारे जो भी लोग इस समय सरकार के अंदर बैठ कर के काम कर रहे हैं वो जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं। और उचित समय आने के ऊपर, जो आपने कहा, और लोगों को भी जिम्मेवारियां दी जाएंगी। लेकिन इस समय जिम्मेवारियां और डिलीवरी, जो हमारी सर्विस की डिलीवरी है, उसमें हम बहुत ही सशक्त होकर काम कर रहे हैं। रही बात सबको साझेदारी में लेकर के आने की, आगे लाने की, तो उचित समय के ऊपर जैसे भी आदेश होंगे उन आदेशों को, हाईकमांड के आदेशों को पालन किया जाएगा और सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस मामले को लेकर एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सीपीएस मंत्री वाली कोई भी सुविधाएं अवेल नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि अगर भविष्य में कभी सीपीएस हटते हैं तो सरकार के पास प्लान बी क्या हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री को राजनीतिक मसलों में सलाह तो आप ही देंगे। प्लान बी और सी की बात नहीं है। आपने हाईकोर्ट के आदेश की बात की, तो हाईकोर्ट के आदेश का तो हमेशा पालन होता है, उनके निर्णय जो भी रहे हों। और प्लान बी, प्लान सी, ये मुख्य नहीं है हमारा मुद्दा। हमारा प्लान बी और प्लान सी और प्लान ए में एक ही मुख्य मुद्दा आता है, जनसेवा, जनसेवा, जनसेवा। जनसेवा में जो हमारे विधायक हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे हमने जनता की सेवा के हित के काम कर रहे हैं। तो हमें इसमें प्लान बी, प्लान सी बनाने के ऊपर इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो जिसमें कि हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आता है, नौजवानों को सब्सिडी आती है, उसके बाद टूरिज्म आता है, सोलर सिस्टम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आता है, इन और शिक्षण संस्थान आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं। हमें उनको सशक्त बनाना है, वही हमारे प्लान हैं। अब 22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है।
कांग्रेस के नेता ने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं, मंत्री ने कहा, और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि बचपन से हम भी रामायण देखते आए हैं और राम हमारे लिए भी आराध्य हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, इस समय जो सियासत राम मंदिर को लेकर हो रही है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आपको घर में दिया जलाना है, प्रभु श्री राम 22 को आएंगे, और कुछ टीएमसी सांसद भी कह रहे हैं कि इसमें पिक एंड चूज हो रहा है, आरजेडी के सांसद भी यही कह रहे हैं कि पिक एंड चूज हो रहा है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप किस विषय में क्या राय है? देखिए, धर्म एक आस्था का विषय है, चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव जी हों, चाहे दुर्गा माता हो, कोई भी देवता हो, हमारी सब में उसमें आस्था है। जो भी हिंदुस्तान में है, जो भी हमारा साथी है, वो अपने अपने देवता को इष्ट मानता है, कुल देवता को इष्ट मानता है, उसकी पूजा प्रतिष्ठा करता है और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। तो ये कहना कि राम भाजपा के हैं और कांग्रेस का इसके ऊपर क्या मुद्दा है, ये तो हमारे जहन में ही नहीं है। राम कोई कल तो नहीं आए इस दुनिया में, उनका तो एक कितना बड़ा उनकी जो शिक्षा है, उपदेश है, उसके ऊपर तो हम हमेशा से अनुसरण करते आते हैं। हमारे हर घर में राम के कैलेंडर होते हैं, पूजा पाठ होता है, तो हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपने देवता को प्रणाम करता है। तो इसमें ये मुद्दा ही नहीं है। अब इस मुद्दे को कैसे मुद्दा आप बोलते हैं, वो बोलते हैं। आपकी इच्छा है राम मंदिर जाने की? नहीं, मैं तो राम मंदिर में रोज ही जाता हूँ। मेरे तो घर में, आंगन में, पड़ोस में, आगे पीछे हर जगह राम मंदिर है। हमारे दिल में राम मंदिर है। कौन से देवता है जिनको हम प्रणाम नहीं करते हैं? तो हम इन विषयों को लेकर के कभी भी इस तरीके से बात नहीं करते हैं जैसे किसी की भावना आहत हो। हमारे लिए सभी धर्म, सभी देवता एक आदर है और हम इन सभी देवताओं का आदर करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारा विश्वास है। आपके विषय में सियासी गलियारों में एक चर्चा होती है कि इस बार लोकसभा चुनाव सुनील शर्मा बिट्टू लड़ सकते हैं। इसके पीछे कुछ लोग तर्क ये दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, मुख्यमंत्री के मित्र रहे हैं और हाईकमान में भी मुख्यमंत्री शायद सुनील शर्मा बिट्टू की पैरवी कर सकते हैं। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप किस विषय में राय? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री का एक जिम्मेवारी जो है, ऐसी जिम्मेवारी है जिसमें पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के अपने कार्यकर्ता होते हैं, उसमें ये टिप्पणी करना कि कोई विशेष है, कोई खास है, ये मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को नज़दीक से जानता हूँ, समझता हूँ, वो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए प्रदेश के कांग्रेस के हर संगठन के पदाधिकारी का आदर करते हैं। जो भी उचित समय के ऊपर जो भी फैसला होगा, उस फैसले के ऊपर अमली जमा पहना करके जिसको भी वो चाहेंगे, हाईकमांड जिसको भी चाहेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे और उनको जितवाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद थे। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब राजनीतिक सलाहकार हैं तो बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की ही होगी। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।